हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद बे। तो कीमोथेरेपी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक के बारे में। तो अगर हम सल्फोनामाइड की बात करें तो ये सिंथेटिक कंपाउंड है और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट में यूज होने वाला ये पहला कंपाउंड था। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड होता है और जनरली ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट यूटीआई इन्फेक्शंस में इसका नेचर साइडल भी हो जाता है। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो जो डोमैक साइंटिस्ट था उसने अजोडाई का यूज किया जिसका नाम था प्रोटॉन्सिल। उसकी मदद से उसने माइस को स्टेफाइलोकोकाई इन्फेक्शन से फ्री किया था, जिससे उसको पता चला कि जो प्रोटॉन्सिल था उसमें एक एक्चुअली एक्टिव मेटाबोलाइट है जिसका नाम है सल्फानिलामाइड, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबायोटिक एक्टिविटी। इसी के साथ जो सल्फानिलामाइड था वो फर्स्ट सल्फोनामाइड बन गया जिसको हमने एक एंटीबायोटिक की तरह यूज किया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है पाबा का। पाबा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है ताकि वो प्यूरिन और पिरिमिडीन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर पाए, और ये वही सब्सटेंसेस होते हैं जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद पस में ज्यादातर अबंडेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो बेंजीन लाइक रिंग का होना इम्पोर्टेंट होता है, जिसके साथ सल्फर का अटैचमेंट भी एसेंशियल है। इसमें दो नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, एक होता है N1 जो कि सल्फर के साथ अटैच्ड होता है और दूसरा होता है N4 जो कि अकेला अटैच होता है। N1 के हाइड्रोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R2 ग्रुप की अटैचमेंट होगी जो कि जनरली अल्काइल नेचर का होता है। वहीं N4 ग्रुप के हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन पे हमें R1 ग्रुप की अटैचमेंट मिलती है जो कि जनरली एसिटाइल ग्रुप होता है। R2 ग्रुप की एल्काइलेशन से उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम सल्फाएसिटामाइड जैसे सब्सटेंसेस को रीनल और आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। वहीं अगर N4 एसिटाइलेट हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि एसिडिक यूरिन में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई और क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन हो गए हैं, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई है। इसके एक्सेप्शंस आते हैं सल्फामिराजीन एज वेल एज सल्फर डायाजीन, जिसमें क्यों होता है एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप की जगह एसाइल लाइक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो जो सल्फोनामाइड्स होते हैं उनके जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली एल्कलाइन होते हैं, जिसकी वजह से उनका नेचर इरिटेंट होता है और हम इसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर यूज प्रोहिबिट करते हैं। इसका एक्सेप्शन है सल्फासेटामाइड जो कि न्यूट्रल होता है और हम इसको आई और रीनल इन्फेक्शन में बेफिक्र होकर यूज कर रहे हैं। एसिटाइलेशन जो होती है वो जनरली डॉग्स में देखी जाती है क्योंकि उनका जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है और उसमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रिपल सल्फा का यूज करते हैं जिसका कॉम्पोजिशन होता है सल्फर मिराजीन, पिरिमिडीन एज वेल एज डायाजीन। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना एक्शन एडिटिवली बनाएंगे और इंडिविजुअली अपना एक्शन को वो शो करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सिस्टमिकली भी एक्ट करता है और लोकली भी एक्ट करता है। सिस्टमिकली में इसका एक्शन शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग और अल्ट्रा लॉन्ग सब हो सकता है। शॉर्ट में उसकी ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर, इंटरमीडिएट में 12 to 24 आवर्स, लॉन्ग में 24 to 48 आवर्स और अल्ट्रा लॉन्ग में 48 आवर्स से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो शॉर्ट एक्टिंग होती है इसमें सल्फर डायाजीन, फ्यूराजोल एज वेल एज सल्फानिलामाइड लाइक कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएट में सल्फर डाइमिडीन होता है। लॉन्ग में वी आर हैविंग सल्फर डाइमेथोक्सीन। अल्ट्रा लॉन्ग में हमारे पास होता है सल्फर डॉक्सिन। इन सब के एक एक एग्जाम्पल याद करने इंपॉर्टेंट है। लोकली एक्टिंग में हमारे पास गट एक्टिंग होता है। गट एक्टिंग में जो भी सल्फर कंपाउंड है जिनका सफिक्स थायाजोल या फिर ग्वानिटीन लाइक कंपाउंड है वो गट एक्टिंग में इंक्लूड होंगे। टॉपिकली एक्टिंग में सल्फासेटामाइड जो कि हम रीनल और आई इन्फेक्शन में यूज कर रहे थे, इसके साथ साथ मेफिकजाइड को हम यूज करते हैं, बट ये याद रखना है जो मेफिकजाइड है वो एक ट्रू सल्फोनामाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पस और डेब्रिस के प्रेजेंस में भी काम कर रहा है, बट जो पस होती है वो हमने बात करी वो पाबा रिच कंपाउंड होती है। और अब हम बात करेंगे कि पाबा रिच कंपाउंड के होने से इसका क्या एक्शन होता है जो इसको काम करने से रोकता है। तो अगर बैक्टीरिया की बॉडी में सल्फोनामाइड जैसा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है तो जो पाबा होगा वो टेरिडीन के साथ कंबाइन करेगा और डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाएगा जो फर्दर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा
जो आगे जाके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की बॉडी में प्यूरीन, पिरिमिडीन और अमीनो एसिड जैसे कि मिथियोनिन और ग्लाइसिन फॉर्म हो जाएंगे। अगर हमने सल्फोनामाइड की एडमिनिस्ट्रेशन कर ली तो वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा डाईहाइड्रोटेरोइक सिंथेज एंजाइम को, जिसकी वजह से इसके आगे के स्टेप्स जो होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो इसके एक्शन को पोटेंशिएट करने के लिए जनरली हम डाईहाइड्रोपिरिमिडीन लाइक कंपाउंड्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइमिथोप्रीन, जिसकी वजह से सबसे पहले सीक्वेंशियल ब्लॉकेज होती है, उसके बाद सल्फोनामाइड का एक्शन जो होता है वो पोटेंशिएट हो जाता है और इसके एक्शन को हम पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड भी कहते हैं। तो इस एक्शन को अचीव करने के लिए हम जनरली ट्राइमेथोप्रिम के साथ साथ सल्फाडेक्सिन का यूज करते हैं, सल्फाडायाजिन का यूज करते हैं, एज वेल एज सल्फामेथाक्सोलोल का यूज करते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कोट्रिमिक्सिन, कोट्रिमाजिन एज वेल एज कोट्रिमाजाजोल कहते हैं। ठीक है, अब ये इसको सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कैसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उसमें जो फोलिक एसिड होता है उसका जो इंटेक होता है वो डाइट से होता है और एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है, बट जो बैक्टीरिया सेल होता है उसको अंदर सेल के सिंथेसाइज करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो उस सिंथेसिस को हम सल्फोनामाइड देके ब्लॉक कर रहे हैं। अब सल्फोनामाइड का एक्शन एंटागोनाइज कौन कर रहा है? अगर पाबा की प्रेजेंस हो गई तो उसको ब्लॉक करने का मतलब फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पोकेन की प्रेजेंट है या फिर पस की प्रेजेंस है तो वो काम नहीं करेगा। विटामिन बी लाइक कंपाउंड अगर आप डाइट में दे रहे हो तो फिर वो एंटागोनाइज कर देगा फंक्शन को। जेलेटिन, एल्ब्यूमिन और जो पेप्टोन लाइक कंपाउंड होते हैं वो सल्फोनामाइड को अपने साथ बाइंड करा देते हैं और वो उसको फ्रीली काम नहीं करने देते हैं। सिनर्जाइज करने के लिए हमने बात की कि आप डाई अमीनो पिरिमिडीन दैट इज ट्राइमिथोप्रिम का यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से इसकी जो डोजेज होती है वो भी कम हो जाती है और इसका स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो जनरली इसमें रेजिस्टेंस आती है क्योंकि बैक्टीरिया ऑल्टरनेट पाथवे बना लेता है पिरिमिडीन और प्यूरिन को बनाने के लिए। इसके साथ डाईहाइड्रोटेरोइक सिंथेज एंजाइम जो होता है उसका एक्शन भी ऑल्टर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी ऑल्टर हो जाता है। अगर एक बैक्टीरिया में एक सल्फोनामाइड के लिए रेजिस्टेंस आई है तो वो सबके सब सल्फोनामाइड्स के लिए होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप एक्यूट फेज में ही इसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर लो और इनिशियली आप इसकी हाई डोज दो, उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दो 5 to 7 डेज के लिए। फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें, अगर आपके गट में इंजेस्टा है तो वो इसकी डाइजेशन को हिंडर करेगा। स्टमक का पीएच अगर ऑल्टर्ड है तो वो भी उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा। इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, हमने बोला था इसके पास N1 है और N4 है, तो जो N4 ग्रुप है अगर उसकी एसिटाइलेशन हो रही है तो फिर वो ग्लूकुरोनाइडेशन की हेल्प से बॉडी से सिंथेसाइज मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा एंड ये सब लिवर में होता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की हेल्प से। जनरली कैटल में जो फिनोमिना होता है वो मोर कॉमन होता है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी इसमें ज्यादा होती है। वहीं जो डॉग्स होते हैं उनमें स्लो एसिटाइलेशन होता है, जिसकी वजह से उनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, जिसका रीजन आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। अगर एल्कलाइन यूरिन होगा तो वो उसकी एलिमिनेशन को फेवर करेगा, एज वेल एज इसकी जो एलिमिनेशन होगी वो प्राइमरीली फीसिस में होती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसका ट्रीटमेंट में हमने ट्रिपल सल्फा दिया था। इसके साथ साथ इसमें ब्लड डिस्क्रेसियासिस भी हो सकता है, जो कि एक हीमोलिटिक अनीमिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रॉनिक इफेक्ट है, अगर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है तो उसमें क्या होगा? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम दोनों ही बढ़ जाता है। दूसरा इफेक्ट आता है केराटोकंजक्टिवाइटिस, जिसमें ड्राई आईज देखने को मिलती है। फिर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस में नहीं बदल पाती है, जिसकी वजह से जो पोल्ट्री होती है उसमें एग शेल बिल्कुल एब्सेंट मिलती है या फिर वो थिन मिलती है। हमने बात करी थी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सॉरी हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये जनरली डॉग्स में मिलता है क्योंकि उनमें एसिटाइलेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से एक मेटाबोलाइट बनता है जिसको हम कहते हैं सल्फा डिहाइड्रोक्सिलामाइन। सल्फा डिहाइड्रोक्सिलामाइन जो कि
जो लिवर होता है उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। उसके बाद कर्निक टेरस लाइक सिचुएशन आती है जो न्यू बॉर्न्स में जनरली देखी जाती है, जिसमें बिलीरुबिन का एल्ब्यूमिन लाइक प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वो फ्री फॉर्म में रिलीज होकर ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहां पे सीएनएस डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलती है। अगर मैं इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात करूं तो जैसे ये बिलीरुबिन को डिस्प्लेस कर रहा था, वैसे ये मेथोट्रेक्सेट एज वेल एज ओरल एंटीकोगुलेंट्स को भी डिस्प्लेस कर देता है ताकि ये फ्री फॉर्म में अपना एक्शन ज्यादा देर तक शो कर पाए। ऐसे इसके साथ साथ जो थायाजाइड लाइक ड्रग्स होते हैं, लूप डायूरेटिक्स होते हैं या फिर यूरिकोसूरिक एजेंट्स होते हैं, वो भी ड्रग इंटरेक्शंस में पोटेंशिएट करते हैं सल्फोनिलामाइड का एक्शन। देन लास्ट टॉपिक आता है हमारा सल्फोन्स। सल्फोन्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम एंटी लेप्रोसी के लिए यूज करते हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं एज वेल एज कोक्सीडियोस्टैटिक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ज्यादातर ब्रॉड है। मोस्ट कॉमनली सल्फोन्स जो हम यूज करते हैं दैट इज डैप्सोन। तो ये जो लेक्चर था वो हमारा सल्फोनामाइड के लिए था। अगले लेक्चर में हम अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करेंगे। तो हैव अ नाइस डे।